वेलकम अमित, सत्येंद्र, वेलकम टू द क्लास। नमस्ते अमित। तो आज की जो स्पेशल क्लास है ये है लोकल विंड्स पर, स्थानीय पवनों पर। नमस्ते सत्येंद्र। तो कल की स्पेशल क्लास जो मैंने आप लोगों की ली थी उसमें आप लोगों को दैनिक पवनें, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जो टॉपिक है हम लोगों का लोकल विंड्स यानी के स्थानीय पवनें। नमस्ते प्रभु, वेलकम, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए टाइगर 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 भी आ चुके हैं। वेलकम, तीन तीन टाइगर का। तो थोड़ा सा एक एक दो मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून। और उसके बाद जो हमारा डिस्कशन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून साक्षी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो विंड्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी स्थानीय पवनें चलती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी हवा कहाँ पर चलती है, किस हवा की क्या विशेषताएं होती हैं, और कौन सी हवा किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है। वेलकम दीपांशु, रूपाली, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम हर्षिता, गुड आफ्टरनून दीप्तांशु, नमस्ते। गुड आफ्टरनून रूपाली, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा में। तो एक बार फिर से गुड आफ्टरनून हर्षिता। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, आज की स्पेशल क्लास में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ने वाले हैं, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। जैसे आप लोगों ने चिनूक का नाम सुना होगा, फॉन का नाम सुना होगा, हरमट्टान है, सिरोक्को है। तो ये सब जो दुनिया भर में ये जो हवाएं चलती हैं, आज हम लोग इन्हीं हवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा क्लास के। ओके, तो शुरू करते हैं अब हम लोग अपनी चर्चा को। तो हमारा टॉपिक गाइस क्या है? हमारा टॉपिक है लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवनें। ठीक है। आप सभी लोगों से बस इतना मैं बोलूंगा कि क्लास आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप पूरी क्लास में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, प्रयास करिएगा। अनलेस कोई इंटरनेट का इशू ना हो तो कोशिश करिएगा कि पूरी क्लास को आप करें। क्योंकि देखिए, अब मैं पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिन आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर स्पेशल क्लास लेकर के आता रहूं, जिससे कि आप लोगों को अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से फायदा होता रहे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। देखिए, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। जब आप स्थानीय पवनों को पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए, वेलकम आर्ची, वेलकम टू द क्लास, के स्थानीय पवनों का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है।
सर फोर्थ को एग्जाम है, विल इट हेल्पफुल, विल इट बी हेल्पफुल? यस रूपाली, ये जो लोकल विंड्स टॉपिक है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कल से मैं मॉनसून पढ़ाना शुरू करूंगा, इंडियन मॉनसून। तो वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अभी प्रीलिम्स तक मैं जितनी भी स्पेशल क्लासेस लेकर के आऊंगा वो सारी क्लासेस वो होंगी जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। वेलकम चांदनी, स्वागत है क्लास में। तो देखो, लोकल विंड्स जब हम पढ़ रहे हैं, स्थानीय पवनें जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इनका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। देखो, इनका अर्थ होता है कि ऐसी पवनें, ऐसी विंड्स जिनका जो फ्लो है, जिनका जो प्रवाह है, वो प्रवाह हमें देखने को मिलता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक छोटी समय अवधि के लिए। मतलब ये हवाएं ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल चलती रहेंगी या 3-4 महीने ये लगातार चलती रहेंगी, नहीं। ये हवाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ दिन तक ये चलेंगी और फिर ये चलना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब देखिए, एक है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप संकल्पनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। वेलकम अनुज। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में आप लोग एक चीज समझो, भारत में, उत्तर भारत में एक लोकल विंड, एक स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम है लू। तो अगर हम लू की बात करें तो क्या हम देखते हैं, क्या ये हवा 3-4 महीने तक चलती रहती है? वेलकम रविंद्र, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। तो अगर आप लू की बात करते हो तो क्या लू पूरे 3-4-5 महीने चलती रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम क्या देखते हैं कि जब उत्तर भारत में गर्मी का सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो एक हवा चलना शुरू होती है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा गर्म हवा चलना शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं लू। और ये हवा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है वो चलेगी और चल करके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हाँ, नॉर्वेस्टर, ठीक है, बंगाल में। वैसे रविंद्र, नॉर्वेस्टर जो है, आप देखोगे वो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं बेसिकली, काल बैसाखी भी जिसे बोला जाता है ना। वो आंधियां होती हैं, ठीक। वो एक्चुअली लू नहीं होती है। लू जो चलती है वो कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तटवर्ती इलाकों में नहीं देखने को मिलेगी, वो थोड़ा इंटीरियर पार्ट में चलती है ना। जैसे हमारा राजस्थान हो गया, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली का क्षेत्र है, यूपी है ना, एमपी है। तो इन सब राज्यों में ये हवा आपको देखने को मिलेगी। तो जब हम लोकल विंड्स, रविंद्र, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोकल विंड्स को, स्थानीय पवनों को। तो जब हम स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहां पर हम ऐसी पवनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका प्रवाह, जिनका फ्लो हमें देखने को मिलेगा एक छोटी समय अवधि के लिए, 10, 15, 20 दिन के लिए। और दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है इन अ स्मॉल रीजन, एक छोटे क्षेत्र में। यानी कि ये हवाएं ऐसी हवाएं नहीं होती हैं जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती हों या किसी पूरे के पूरे महाद्वीप को प्रभावित करती हों। जैसे लू की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोलेंगे, नहीं, नॉर्वेस्टर नाम की जो विंड है, ठीक है,
वो न्यूजीलैंड में भी बहती है, और पश्चिम बंगाल में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर जो आंधियां वगैरह उत्पन्न होती हैं उनको काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, ये भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है रविंद्र, बाकी कौन सी हवा कहाँ पर चलती है, किस देश में चलती है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए तो मैं आपको बताऊंगा। सारी लोकल विंड्स बताऊंगा, चिनूक है, फॉन है, हरमट्टान है, मिस्ट्रल है, सिरोको है ना। एक एक करके सारी लोकल विंड्स में बताऊंगा। अभी मैं उसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले परिचय ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। वेलकम ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। तो वेलकम स्वदीप, वेलकम वेलकम वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। नमस्ते ज्योति, नमस्ते। तो स्थानीय पवनों का अभी मैंने आपको सिर्फ मतलब बताया। हाँ बिल्कुल रविंद्र, अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। तो स्थानीय पवनों का जब हम मतलब देखते हैं, अर्थ, तो अर्थ हमने क्या देखा कि ये ऐसी हवाएं हैं, नहीं मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, सभी के कमेंट्स मेरे पास तक पहुंच रहे हैं अनुज। तो ये ऐसी हवाएं होती हैं जो एक छोटी समय अवधि के लिए चलेंगी और जिनका प्रभाव हमें एक छोटे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वेलकम मिस्टिक। तो छोटा क्षेत्र मतलब जैसे जब लू चलना शुरू होती है तो क्या हम ये बोलेंगे कि लू पूरे भारत को प्रभावित करती है? ठीक है, क्या ये पूरे भारत को प्रभावित करती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप देखोगे भारत के एक छोटे हिस्से को, ठीक है, केवल जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उस उत्तर भारत के क्षेत्र को ये हवा क्या करती है? प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, हम बात करें शीतलहर, सर्दियों का जब मौसम आता है हमारे यहां पर तो शीतलहर चलना शुरू होती है। तो शीतलहर भी एक स्थानीय पवन है, एक लोकल विंड है, और इसको भी आप देखोगे तो ये भी पूरे भारत को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि इसका भी प्रभाव हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो ये अर्थ हुआ, ये मतलब हुआ किसका? लोकल विंड्स का, स्थानीय पवनों का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप लोग ये जान लीजिए कि स्थानीय पवनें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स। तो अगर स्थानीय पवनों के आप प्रकार देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि लोकल विंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती हैं, एक जिनको हम बोलते हैं हॉट विंड्स, गर्म पवनें, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कोल्ड विंड्स। रविंद्र क्लास को रिफ्रेश कर लो आप, ठीक है, क्लास को रिफ्रेश कर लेंगे आप तो एको करना बंद कर देगी। तो अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो लोकल विंड से स्थानीय पवनें हैं वो दो प्रकार की हैं, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। ठीक, तो ऑब्वियस सी चीज है कि हॉट विंड्स का क्या मतलब होगा? यहां पर मतलब होगा ऐसी हवाएं जिन हवाओं के अंदर जो गैसेस होंगी उन गैसेस का तापमान, उनका टेम्परेचर हमें कैसा देखने को मिलेगा? हाई टेम्परेचर। और जब आप कोल्ड विंड्स की बात करोगे, ठंडी हवाओं की बात करोगे, तो इसका सीधा सा मतलब होगा यहां पर हम ऐसी पवनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके अंदर जो गैसेस होंगी उन गैसों का तापमान हमें कैसा मिलेगा? लो टेम्परेचर, न्यून तापमान। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हॉट विंड्स में आप लू का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, लू जो है वो गर्म स्थानीय पवन का उदाहरण है। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप
चिनूक का एग्जाम्पल ले सकते हो, चिनूक का उदाहरण ले सकते हो। चिनूक के अलावा आप देखोगे आप फॉन का एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉन का। ठीक। इसके बाद अगर हम कोल्ड विंड्स की बात करें, ठंडी पवनों की बात करें, तो ठंडी पवनों में आप शीतलहर का उदाहरण ले सकते हैं। शीतलहर के अलावा अगर आप देखोगे तो आप, हाँ बिल्कुल, शीतलहर के अलावा आप देखोगे जैसे आप मिस्ट्रल का एग्जाम्पल ले सकते हो। मिस्ट्रल के अलावा आप देखोगे ब्लिजर्ड। ठीक है। तो ये जो हवाएं मैंने आपको बताई सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पर बताई हैं, इसके अलावा भी और भी कई सारी विंड्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा कि जो लोकल विंड्स होती हैं, जो स्थानीय पवनें होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। अब चलते हैं आगे, और अब हम लोग आगे चल करके क्या बात करेंगे? अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स, यानी कि महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स को, महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिनूक की। ठीक। विंड फोटोन, रविंद्र अभी टॉपिक तक थोड़ा सा सीमित रहते हैं, बाकी आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज इससे होता ही है ना कि बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे तो क्लास का फ्लो जो है वो ब्रेक होगा। तो जो भी आपके सवाल हैं वो क्लास के लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट करिए, बस टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए पहले। तो चिनूक को अगर आप देखोगे तो सबसे पहली आप एक चीज जानिए इसके बारे में कि ये किस प्रकार की लोकल विंड है। हॉट लोकल विंड, एक गर्म स्थानीय पवन है। और कहां पर चलती है ये गर्म स्थानीय पवन? तो ये गर्म स्थानीय पवन हमें देखने को मिलती है कहां पर? यूएसए में। ठीक है। अब इस विंड का अगर आप फ्लो देखोगे, प्रवाह देखोगे, तो इस विंड का प्रवाह हमें देखने को मिलता है मेनली ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है। ये जो पवन है ये मुख्य रूप से शीत ऋतु में चलती है, सर्दी के मौसम में चलती है, जब यूएसए में ठंड का मौसम होता है। और कहां से कहां, किधर से किधर चलती है? तो देखिए, यूएसए को अगर आप देखोगे तो यूएसए में हमें देखने को मिलता है कि यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर रॉकी पर्वत है। वेलकम फातिमा अजमत। रॉकी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, और रॉकी पर्वत से ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ आप जाइएगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? इसको हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन या सेंट्रल प्लेन, जो यूएसए का विशाल मैदान है। ठीक है। अब रविंद्र देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप क्लास में हैं तो थोड़ा सा क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें। ठीक है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें। मैं अपनी पेस पर जैसे पढ़ाता हूं वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक। तो आप अगर क्लास करनी है तो आप आराम से क्लास करिए, नहीं करनी है तो आप क्लास छोड़ सकते हो, है ना, आप क्लास छोड़ करके जा सकते हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बिंग दिस क्लास। ठीक। हाँ, तो करनी है तो शांति से करिए ना, फिर आराम से। ठीक है, आराम से क्लास करिए। आप इस तरीके से कमेंट्स करने में ही अगर बिजी रहेंगे तो फिर क्लास क्या करेंगे आप?
और कुछ चीजें होती हैं जिनको समझाना है, तो समझिए उस चीज को। जहां पर तेजी से खींचना होगा वहां पर मैं तेजी से भी खींच दूंगा। और इस क्लास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बच्चे हैं, तो दोनों को लेकर के चलना है। ओके, तो कोई भी अननेसेसरी कमेंट आप ना करें, बेहतर होगा वो। ठीक है, तो रॉकी पर्वत से हम क्या देखते हैं कि ये हवा रॉकी पर्वत से चलना शुरू करती है किसकी तरफ? सेंट्रल प्लेन की तरफ। ठीक है, जो ग्रेट प्लेन है उसकी तरफ। अब एक चीज समझिएगा आप लोग यहां से, कि जैसे हमने बोला कि ये हवा यूएसए में चलती है, और कौन से सीजन में चलती है? विंटर सीजन में, शीत ऋतु में। तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो ग्रेट प्लेन है, ये जो विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में इस समय स्नो कवर मिलता है। ठीक है, बर्फ पड़ी होती है पूरे के पूरे मैदान पर। तो जब ये गर्म हवा इस सेंट्रल प्लेन, इस ग्रेट प्लेन के रीजन में पहुंचती है, तो इस गर्म हवा के प्रभाव से ये जो स्नो कवर होता है, ये क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। ठीक, और इसीलिए चिनूक को आप सब लोग जानते होंगे, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्नो ईटर, हिम भक्षी कहा जाता है। तो स्नो ईटर कहते हैं हम चिनूक को। कहां से चलती है? रॉकी पर्वत से चलती है। किसकी तरफ चलती है? ग्रेट प्लेन यानी कि विशाल मैदान की तरफ। ठीक है, ये हमने चिनूक के बारे में बात कर ली। अब चिनूक की तरह हमें एक और हॉट लोकल विंड देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फॉन। ठीक, अब ये फॉन जो है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी किस प्रकार की पवन है? इसको भी हम बोलते हैं हॉट लोकल विंड है, स्थानीय पवन है। ठीक, और कहां पर ये हवा चलती है? तो आप देखोगे ये हवा भी हमें देखने को मिलती है, हम बोल सकते हैं इट फ्लोज इन स्विट्जरलैंड मेनली ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, यह पवन भी मुख्य रूप से शीत ऋतु में स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। ठीक, और एकदम चिनूक की तरह हवा है ये भी। क्यों मैं बोल रहा हूं कि चिनूक की तरह हवा है? देखो, स्विट्जरलैंड को अगर आप देखोगे, तो स्विट्जरलैंड के दक्षिणी हिस्से में, सदर्न पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड के दक्षिणी भाग में हमें देखने को मिलता है एल्प्स माउंटेन, एल्प्स पर्वत। तो ये हवा, अगर हम मान लें कि ये स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत का सदर्न स्लोप है, दक्षिणी ढलान है, और इसको आप मान लीजिए ये नॉर्दर्न स्लोप है, उत्तरी ढलान है। तो क्या होता है? ये हवा इस आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान से प्रवाहित होकर के जाती है, जो स्विट्जरलैंड का उत्तरी हिस्सा है, जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनकी तरफ। ठीक है, तो फॉन भी एक हॉट लोकल विंड है। कहां पर चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है। और किस सीजन में चलेगी? शीत ऋतु में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, फॉन के बारे में बात कर ली। तीसरा, देखो, एक चीज है यहां से, जैसे रविंद्र का पहला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ध्यान से सुनिए एक चीज। किसी विंड को अगर आप देख रहे हो कि वो विंड गर्म है, तो उसके गर्म होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम अ हॉट रीजन, यानी कि वो जो हवा है वो किसी गर्म क्षेत्र से निकल करके आ रही है। जैसे लू की बात करो, लू जो निकल करके आती है वो राजस्थान से निकल करके आती है। अब क्योंकि राजस्थान में गर्मियों के मौसम में तापमान बहुत अधिक होता है, इसीलिए आप क्या देखोगे? वो विंड कैसी है? हॉट विंड है।
दूसरी चीज होती है कि अगर कोई विंड किसी माउंटेन पर, किसी पर्वत पर डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, यानी कि नीचे की ओर संचलन करती है, तो नीचे की ओर संचलन होने से गैसेस का कंप्रेशन होता है, गैसों का संपीड़न होता है। और इस कंप्रेशन, इस संपीड़न से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि गैसों का तापमान कैसा हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो हवाओं के गर्म होने के लिए हो सकते हैं। आर्ची, आपका जो क्वेश्चन है कि दीज विंड्स आर रिलेटिवली वार्म और एक्स्ट्रा वार्म, सो आप इसका आंसर ये समझिए कि जब भी आप किसी विंड को वार्म या कोल्ड बोलोगे, देन इट इज ऑलवेज रिलेटिव। ये हमेशा सापेक्षिक होगा कि जो हवाएं चल करके आ रही हैं और जो गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनके टेम्परेचर में डिफरेंस कैसा है। अगर आने वाली हवाएं प्रेजेंट गैसेस से अधिक टेम्परेचर वाली हैं तो आप बोलोगे हॉट विंड है, अगर उनका टेम्परेचर कम है तो हम बोलेंगे कोल्ड विंड है। तो ये रिलेटिव टर्म्स में बात होती है, ठीक है। चलिए, फॉन के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट विंड हम लोग देखेंगे सेंटा आना। ठीक, अब सेंटा आना को अगर आप देखोगे तो पहली चीज इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये भी एक हॉट लोकल विंड है, एक गर्म स्थानीय पवन है। और दूसरी चीज इसको भी अगर हम देखें तो ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, जो सदर्न कैलिफोर्निया है, यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया जो है, उस दक्षिणी कैलिफोर्निया में हमें मिलती है सेंटा आना वैली, सेंटा आना घाटी। तो ये हवा जो है वो इसी सेंटा आना वैली में, इसी सेंटा आना घाटी में, ठीक है, ठीक है रूपाली, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास के लास्ट में आप सभी लोगों को समय दूंगा, जो भी आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो सेंटा आना घाटी में ये हवा प्रवाहित होती है कहां पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया प्रांत के दक्षिणी भाग। अब एक चीज और बताऊं, ये जो आप लोग कैलिफोर्निया प्रांत देख रहे हो यूएसए का, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो किस प्रकार की क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। बिल्कुल रविंद्र, क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा। और क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, विटीकल्चर। विटीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूर की खेती। और एक चीज हमें देखने को मिलती है कि कैलिफोर्निया राज्य में जो ग्रेप्स के ऑर्चर्ड्स होते हैं, ठीक है, अंगूर के जो बागान होते हैं, उन बागानों को ये हवा, ये गर्म हवा जो है वो नुकसान पहुंचाती। यानी कि एक चीज याद रखोगे कि दिस सेंटा आना विंड, इट इज हार्मफुल फॉर विटीकल्चर इन कैलिफोर्निया स्टेट। ये हवा कैलिफोर्निया राज्य में होने वाली अंगूर की खेती के लिए नुकसानदायक होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉट विंड्स जहां पर भी चलेंगी आर्ची, वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चलें, वो वाइल्ड फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, एकदम सही। अब एक चीज और जानिए कि जैसे आपने यहां पर सेंटा आना तो देख लिया, कैलिफोर्निया में चलती है, इसी तरीके की जो सिमिलर डाउन वैली विंड्स, इसी प्रकार की घाटी में नीचे की ओर चलने वाली पवनें, जैसे ये जो हवा आप देख रहे हो ना, सेंटा आना घाटी में बहती है, तो कैसे बहती है, घाटी के ऊपरी इलाकों से ये नीचे की तरफ
प्रवाहित होकर के आती है। तो ऐसे ही अगर हम डाउन वैली विंड्स की बात करें, घाटी में नीचे की ओर आने वाली पवनों की बात करें, तो हमें कुछ और सिमिलर विंड्स देखने को मिलती हैं। जैसे एक हवा हमें मिलती है यामो। यामो कहां पर फ्लो करती है? इट फ्लोज इन जापान, जापान में प्रवाहित होती है। इसी के साथ आप देखोगे एक हवा हमें मिलती है ट्रेमोंटेन, ठीक है, ट्रेमोंटेन। और ये हवा हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो ये हम देखते हैं सेंट्रल यूरोप में, जो मध्य यूरोप है वहां पर। तो ध्यान रखेंगे कि यामो जो है और ट्रामोंटाने जो है, ये दोनों हवाएं किसके समान हैं? सेंटाना के समान। आगे बढ़ते हैं यहां से। सेंटाना के बाद और हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट विंड इज हरमट्टान। अगली जो पवन है वो है हरमट्टान। अब हरमट्टान को भी अगर हम देखें तो ये भी एक हॉट लोकल विंड है, एक गर्म स्थानीय पवन है। और सुनिए, इस विंड का जो फ्लो हमें देखने को मिलता है, जो प्रवाह हमें देखने को मिलता है, वो कहां से कहां तक होता है? तो हम देखते हैं फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ गिनी। सहारा मरुस्थल से ये हवा जाती है किधर? गिनी की खाड़ी की तरफ। गिनी की खाड़ी आप लोग देखोगे जहां पर नाइजर है, नाइजीरिया है, घाना है, लाइबेरिया है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्रीज, उन्हीं का जो तट है, उसी तट को हम क्या बोल रहे हैं? कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ गिनी। अब सुनिए, ये जो हवा है ये कहां से निकल करके आ रही है? सहारा डेजर्ट से, सहारा मरुस्थल से। तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये गर्म तो होगी, लेकिन गर्म होने के साथ साथ ये हवा कैसी होती है? एक्सट्रीमली एरिड विंड, अत्यधिक शुष्क पवन। यानी कि इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि डेजर्ट से आ रही है, मरुस्थल से आ रही है। और ये हवा चल करके जा रही है किधर? गिनी की खाड़ी के तट की तरफ। और मैं आपको बताऊं, गिनी की खाड़ी का जो तटवर्ती इलाका है, यहां पर हमें देखने को मिलती है एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही ज्यादा आर्द्र जलवायु मिलती है। जो गिनी की खाड़ी का तट है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा चिपचिपी कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि गर्म इलाका है, तटवर्ती इलाका है, तो हवाओं के अंदर नमी रहती है। और मौसम जो है वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि अनप्लेजेंट रहता है, यहां पर बहुत ही खराब मौसम रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये हरमट्टान, जो कि एकदम शुष्क पवन है, जब ये हरमट्टान पहुंचती है कहां पर? ये गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस हवा की वजह से, हरमट्टान की वजह से, गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में ड्राई एंड प्लेजेंट वेदर बन जाता है। शुष्क तथा खुशनुमा मौसम, अच्छा मौसम हो जाता है। कहां पर? जो गिनी की खाड़ी के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर। तो लोगों को राहत पहुंचाती है, ये सुकून मिलता है लोगों को थोड़ा सा, ये एकदम मगी कंडीशंस जो हैं उनसे। और इसी वजह से इस विंड को क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं डॉक्टर विंड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हरमट्टान को हम क्या नाम देते हैं? डॉक्टर विंड नाम देते हैं।
क्यों डॉक्टर विंड कह रहे हैं? क्योंकि ये हवा जो है वो गिनी की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में पहुंच करके मौसम को थोड़ा सा क्या कर देती है, अच्छा कर देती। ठीक, अब जिस तरीके से आपने हरमट्टान को देखा, तो अगर हम हरमट्टान के समान सिमिलर हॉट, ड्राई, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डस्ट लेडन विंड्स की अगर बात करें, अब देखो यहां से मैंने आपको हरमट्टान की विशेषताएं भी बता दी कि हरमट्टान गर्म होती है, शुष्क होती है, अत्यधिक प्रबल यानी कि तेज चलने वाली हवा होती है, और डस्ट लेडन यानी कि धूल लेकर के आती है, रेत लेकर के आती है अपने साथ। क्यों? क्योंकि मरुस्थल से आ रही है, डेजर्ट से आ रही है। तो अगर इसी तरीके की और हवाएं देखें हम कि वर्ल्ड में और कौन सी विंड्स हैं और कहां कहां पर इस प्रकार की विंड्स चलती हैं, तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहली विंड आप लोग देखोगे ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ये कहां पर चलती है? ब्रिक फील्डर आपको मिलेगी विक्टोरिया प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राज्य के या ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर इसी तरीके की गर्म, शुष्क, प्रबल और धूल से भरी पवन है। ब्रिक फील्डर के बाद आप देखोगे तो हमें मिलती है ब्लैक रोलर। ठीक है, ब्लैक रोलर। ये ब्लैक रोलर आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए। यूएसए के जो विशाल मैदान है यूएसए का, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखोगे तो एक और विंड आपको मिलेगी शामल। शामल, शामल हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो ये आपको प्राप्त होगी मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया रीजन में। और शामल के अलावा अगर हम देखें तो हमें मिलती है नॉर्वेस्टर। और नॉर्वेस्टर हमें कहां पर प्राप्त होगी? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपको कि हरमट्टान के समान दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में और भी हवाएं चलती हैं। उनमें ब्रिक फील्डर है, ब्लैक रोलर है, शामल है, नॉर्वेस्टर है। तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। नहीं 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 नहीं, इंडिया में नहीं आती है। ठीक है, इंडिया में मैंने बताया कि हमें जो नॉर्वेस्टर वगैरह बोलते हैं वो आंधियां होती हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, वो लोकल विंड्स नहीं होती, स्थानीय पवनें नहीं होती। अब चलते हैं अगली विंड पर। सो नेक्स्ट इज सिरोको। अगली विंड कौन सी है? सिरोको। अब सिरोको को भी अगर आप देखोगे तो ये भी कैसी है? हॉट, ड्राई एंड डस्ट लेडन विंड। ये भी गर्म, शुष्क तथा धूल से भरी पवन है। हॉट, ड्राई एंड डस्ट लेडन। ठीक, अब इसका अगर हम फ्लो देखें, इसका अगर आप प्रवाह देखोगे तो हम देखते हैं कि इट फ्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स इटालियन पेनिनसुला। ये जो पवन है ये सहारा मरुस्थल से किसकी तरफ जाती है? इटली प्रायद्वीप की तरफ। वेलकम शालू, वेलकम टू द क्लास।
तो सिरोको की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो सिरोको में आप क्या देख रहे हो कि एक हॉट, ड्राई और डस्ट लेडन विंड है, गर्म हवा है, शुष्क हवा है, धूल से भरी हवा है। कहां से चलना शुरू करती है? तो ये चलना शुरू करती है सहारा मरुस्थल से, और जाती कहां तक है? तो ये जाती है इटालियन पेनिनसुला तक, इटली प्रायद्वीप तक। अब सुनिए, अगर हम सहारा मरुस्थल और इटली प्रायद्वीप को देखें तो इन दोनों के बीच में हमें भूमध्य सागर मिलता है, मेडिटेरेनियन सी मिलता है। यानी कि आप एक चीज बोलोगे कि सिरोको जब इटली प्रायद्वीप की तरफ चलेगी तो ये मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर अटेन कर लेगी, ठीक है। यानी कि सिरोको के बारे में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इट अटेन्स मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, यह भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि सहारा मरुस्थल के पास में यह हवा ड्राई थी, शुष्क थी, लेकिन जैसे जैसे ये हवा इटली की तरफ बढ़ रही है, भूमध्य सागर को पार कर रही है, वैसे वैसे इस हवा को क्या मिल रही है? नमी, मॉइस्चर मिल रहा है। वेलकम शंभू, स्वागत है क्लास में आपका। तो अब अगर भूमध्य सागर से ये नमी प्राप्त कर रही है तो इसका मतलब अब ये ड्राई नहीं रहेगी, ये शुष्क नहीं रहेगी, बल्कि इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? मॉइस्ट। और इसीलिए हम देखते हैं कि इटालियन पेनिनसुला इटली प्रायद्वीप में पहुंच करके इस हवा से क्या होता है? रेनफॉल, बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों में जो ये रेत लेकर के आई है सहारा से, वो रेड कलर की सैंड होती है, लाल रंग की रेत होती है सहारा मरुस्थल की। तो वो जो रेत है सहारा मरुस्थल की, वो बारिश की बूंदों में मिक्स्ड होती है, और इसीलिए इस हवा से इटली में जो बारिश होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लड रेन, रक्त वर्षा। तो आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा कि कौन सी विंड, कौन सी पवन रक्त वर्षा करने के लिए उत्तरदायी है, ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप ध्यान रखेंगे कि रक्त वर्षा के लिए सिरोको रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्यों ये बारिश करती है? क्योंकि ये भूमध्य सागर से नमी ले लेती है, सहारा मरुस्थल से लाल रेत लेकर के आती है, और जब इटली में पहुंचती है तो बादल बन जाते हैं, बारिश होना शुरू होती है, और बारिश की बूंदों में वो जो लाल रेत है वो मिक्स्ड होती है। इसीलिए इससे होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ब्लड रेन, रक्त वर्षा। अब ये आप लोगों ने समझा, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो सिरोको है, ये अफ्रीका के अलग अलग, अफ्रीका और वेस्ट एशिया को अगर आप देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, डिफरेंट नेम्स ऑफ सिरोको। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस हवा को अलग अलग नाम से जानते हैं। किन नामों से जाना जाता है? अगर आप देखोगे तो इस हवा को कहते हैं खमसिन। खमसिन कहां पर कहते हैं? खमसिन कहते हैं इजिप्ट में, मिस्र में इसे खमसिन कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो इसको नाम दिया जाता है गिबली। गिबली कहां पर कहते हैं? तो गिबली आप देखोगे इसको कहा जाता है लीबिया में, ठीक। गिबली के अलावा अगर आप देखोगे तो इसे
नाम देते हैं चिली। और चिली इसको कहां पर कहा जाता है? तो चिली इसको कहा जाता है ट्यूनिशिया में। ठीक, तो इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनिशिया है। इन तीनों के तीनों देशों को अगर आप देखोगे तो एकदम भूमध्य सागर के तटवर्ती देश हैं ये। तो ये हवा इन सब देशों में भी जाती है। और जब ये इन सब देशों में जाती है तो मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसे गिबली कहा जाता है, और ट्यूनिशिया में इसे चिली कहा जाता है। ये नाम इसके याद रखिएगा आप लोग। और अगर हम, वेलकम मानवेंद्र, तो और अगर हम देखें, जैसे मैं आप लोगों को लगातार बताता चला आ रहा हूं कि सिमिलर विंड्स भी चलती हैं, है ना। तो अगर हम सिरोको जैसी हवाएं देखें, नमस्ते मानवेंद्र, सिरोको के समान अगर हम सिमिलर विंड्स की बात करें कि इसके जैसी हवाएं और कहां कहां पर चलती हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में एक हवा चलती है जो कि सिरोको के समान होती है। उसको क्या कहते हैं? सिमोम। सिमोम, यानी कि सिमोम भी कैसी होगी? गर्म होगी, शुष्क होगी, धूल से भरी हवा होगी। तो सिमोम कहां पर चलती है? सिमोम चलती है अरेबियन पेनिनसुला में, अरब प्रायद्वीप में। दूसरा, अगर आप देखोगे सिमोम के अलावा अगर हम बात करें क्या एक्सप्लेन करना है हर्षिता यहां पर? नहीं, देखो, सिमिलर का मतलब होता है, जैसे अगर आप किसी हवा को बोल रहे हो कि ये हवा जो है वो हॉट है, ड्राई है ना, और उस विंड की स्पीड अपनी एक होती है, उस विंड की डायरेक्शन अपनी एक होती है। तो जरा सोचो, अगर उसी उन्हीं प्रॉपर्टीज वाली एक विंड किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर अगर चलती हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर विंड्स हैं, है ना। एक जैसी हवाएं हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं। ये चीज होती है। ओके, तो अरेबियन पेनिनसुला में हमने क्या देखा? सिमोन। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप जो मैडियरा आइलैंड है, मैडियरा द्वीप एंड मोरक्को, तो मैडियरा और मोरक्को में अगर हम देखें तो इस प्रकार की हवाओं को नाम दिया जाता है लेस्ते। तो लेस्ते नाम देते हैं कहां पर? मैडियरा और मोरक्को में। इसके अलावा आप देखोगे स्पेन में भी इस तरीके की हवा चलती है, और स्पेन में इस प्रकार की जो हवाएं चलती हैं उनको नाम दिया जाता है लेवेच। लेवेच। तो सिमोम, लेस्ते, लेवेच, ये सब जो हैं, ये सिरोको के जैसी हवाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चलती। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ करके नेक्स्ट जो हमारी विंड है, दैट इज मिस्ट्रल। अब मिस्ट्रल को अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज ये जानिए कि ये एक कोल्ड लोकल विंड है, एक ठंडी स्थानीय पवन है। और ये ठंडी स्थानीय पवन कहां पर चलती है? तो हम देखते हैं इट फ्लोज इन फ्रांस एंड स्पेन। ठीक, फ्रांस और स्पेन में यह हवा चलती है, और मुख्य रूप से किस सीजन में प्रवाहित होती है? तो हम देखते हैं विंटर सीजन में, शीत ऋतु में। तो मिस्ट्रल को याद रखिएगा,
ठंडी हवा है, फ्रांस और स्पेन में चलती है। दूसरा अगर आप देखोगे, नेक्स्ट बोरा, ठीक, बोरा। तो बोरा को अगर हम देखें तो इसमें भी आप याद रखिए, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंड। वेलकम पूनम, स्वागत है क्लास में आपका। तो बोरा, कभी अगर सवाल बने कि बोरा नाम की स्थानीय पवन कौन सी पवन है, किस प्रकार की पवन है, तो आप याद रखोगे अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवन है, ठीक। और कहां पर चलती है, तो ध्यान रखेंगे ये हवा चलती है इन कोस्टल रीजन ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, एड्रियाटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि आप यहां पर किसकी बात कर रहे हो, इटली में, क्योंकि एड्रियाटिक सागर जो है वो इटली के पूर्वी तट पर है, ईस्ट कोस्ट पर है, ठीक है। तो बोरा को हम देखते हैं कि ये हमारी इटालियन पेनिनसुला जो है, इटली प्रायद्वीप जो है, उसके तटवर्ती क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। बोरा के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्लिजार्ड, ठीक। अब ब्लिजार्ड को अगर हम देखें तो ये किस प्रकार की हवा है, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड पाउडरी पोलर विंड लेडन विथ ड्राई स्नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, अत्यधिक ठंडी ध्रुवीय पवन है। वेलकम शमा, अत्यधिक ठंडी ध्रुवीय पवन है। और इस पवन को अगर हम देखें तो ये पवन अपने साथ बर्फ लेकर के आती है। नमस्ते, नमस्ते शमा। जितने भी लोग क्लास को लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बता दूं, ये मेरी ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और ये शुरू हो जाती हैं 1:15 पर। तो कोशिश करा करिए कि आप लोग 1:15 पर ज्वाइन कर लें। आज मैं स्थानीय पवनें बता रहा हूं, कल भारत का मॉनसून में शुरू करूंगा। आप सब लोग जानते हो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी लोग 1:15 पर इस क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। क्या हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा ठंडी ध्रुवीय पवन है, यानी कि ध्रुवों की तरफ से आने वाली पवन है। और ये पवन जो है ये अपने साथ क्या लेकर के आती है, ड्राई स्नो, यानी कि बर्फ लेकर के आती है अपने साथ। और कहां पर चलती है ये, तो ध्यान से एक चीज समझिए, ये विंड चलती है साइबेरिया, और साइबेरिया के अलावा आप देखोगे कनाडा एंड यूएसए, कनाडा तथा यूएसए में, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि इस हवा को अगर आप देखोगे, ठीक, ये जो हवा है ब्लिजार्ड, वेलकम अंकित, वेलकम रंजीत, इस हवा को अगर हम देखें तो ये हवा इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि जिन रीजन्स में, जिन क्षेत्रों में ये पहुंचती है वहां के पानी को ये फ्रीज कर देती है, जमा देती है, इतनी ज्यादा ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो ब्लिजर्ड हो गई। अब देखो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को कल का जो सेशन होगा, कल की जो स्पेशल क्लास होगी, पहले उसमें मैं वो आपको विंड्स बता दूंगा और उसके बाद फिर हम भारत का जो मॉनसून है वो शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो गाइज एक अच्छी फीडबैक आप लोग दे दीजिएगा।
ठीक है। और अब लास्ट में अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए गाइस, अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 यानी कि अगले साल के पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। अभी एक कोर्स जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, और आप देख रहे हो कि इस कोर्स में हर वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को एक नया सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, एक नया कोर्स स्टार्ट होगा। और ये क्लासेस ली जाएंगी अनअकैडमी के जो टॉप टीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा। तो जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स का पैनल है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं आप लोगों को इस कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है ना, साइंस है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। वेलकम नियति। अब इस कोर्स को आप ज्वाइन कैसे करोगे, ठीक है। वेलकम हरिकेश। देखो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी यूपीपीएससी, अनअकैडमी यूपीपीएससी पर जाकर के आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस सब्सक्रिप्शन कितने का है, एक महीने के लिए 1400, 3 महीने के लिए 3500, 6 महीने के लिए लगभग 5,500, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 7,000 रुपए का, और 2 साल यानी कि 24 मंथ्स। वेलकम सिमरन। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 8,400 रुपए का। ठीक। अब मान लीजिए कि आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया जिसकी फीस है 7,000 रुपए। तो अब जरा ये भी समझ लो कि आप अगर ये 7,000 रुपए खर्च करते हो तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। देखो, इसमें आपको पहली चीज तो मिल रहा है पूरा का पूरा 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। 1 साल का फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है। और ये फाउंडेशन कोर्स गाइज इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि इसमें प्रीलिम्स का, मेंस का, आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीस सिर्फ इस फाउंडेशन कोर्स की। इसके अलावा अनअकैडमी यूपीपीएससी कैटेगरी में 50+ एजुकेटर्स हैं, 50 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं। आप इन एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होती हैं सब देख सकते हो। यानी कि पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए अनलॉक, सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस। वेलकम ए वाई। एक सेकेंड रविंद्र, एक सेकेंड। इसके अलावा आप देखोगे डाउट क्लियरिंग सेशंस के अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो अब जरा सोचिए कि अनअकैडमी आपको 7,000 रुपीज में, 7,000 रुपए में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स दे रहा है, 50 से ज्यादा टीचर्स की क्लासेस आपको दे रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको देता है, टेस्ट सीरीज आपको देता है। ठीक, 7,000। लेकिन चलिए, अगर आपको ये फीस भी ज्यादा लग रही है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये है गाइस मेरा रेफरल कोड नवाजिश.खान। ठीक। आप सब्सक्रिप्शन करते समय इस रेफरल कोड को अप्लाई करिएगा तो आपकी 1 साल की फीस जो 7,000 है ये घट करके हो जाएगी 6,300 रुपए। यानी कि ये मेरा रेफरल कोड नवाजिश.खान अप्लाई करने पर आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, 10% की छूट। जैसे 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 8,400 का, तो ये आपका घट करके हो जाएगा 7,560 रुपए। यानी कि इफेक्टिवली आप 1 साल की फीस दोगे 6,300 रुपए, और 6,300 रुपए में फाउंडेशन कोर्स, सारे टीचर्स की क्लासेस,
डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली क्विज, सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक। और अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ये जो फीस है ये ईएमआईस की फॉर्म में भी जमा कर सकते हो, ईएमआई में भी दे सकते हो आप ये फीस। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप सब लोग इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है, घर बैठे यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करिए। और उसके लिए क्या करना है, अन अकेडमी यूपीपीएससी में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो या तो 1 साल का रहेगा या 2 साल का रहेगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, इसी से आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी। अब जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी की कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। रैट होल माइनिंग जो है रविंद्र, उसका मतलब होता है कि एक बहुत ही नैरो टनल टाइप की बना करके अंदर से मिनरल्स को, खनिजों को निकालना। और क्योंकि पैसेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नैरो होता है, इसलिए अंदर सफोकेटिंग एनवायरनमेंट भी होता है। और अगर अंदर किसी तरीके से भी चट्टानें खिसक गई तो जो अंदर वर्कर्स होते हैं उनको बाहर निकालना मुश्किल है। रूपाली, आपका यूपीएससी एग्जाम है 4th को, तो बेटा आप बस एक काम करो कि जितना मैक्सिमम चीजों को रिवाइज कर सकते हो, ओके, ये समय है रिवीजन का। जितना ज्यादा चीजों को, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हो, जैसे करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, है ना। आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको फटाफट रिवाइज कर डालो, पॉलिटी को एक बार रिवाइज कर डालो, तो रिवीजन कर लो। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, है ना, क्वेश्चन बैंक्स हैं आपके पास, तो जितने ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लगाइए। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, 10-12 दिन का टाइम है। और इस 10-12 दिन में रिवीजन और क्वेश्चंस, कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास इस समय मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि नया अगर आप पढ़ोगे तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पेरिडोटाइट के बारे में क्या, पेरिडोटाइट के बारे में क्या जानना है रविंद्र आपको? अच्छा, सारे सवाल आज ही पूछ लोगे कि कल की क्लास में भी आओगे? आते रहो क्लास में, ठीक है। हर दिन क्लास होती रहेगी मेरी, ठीक। और हर दिन अगर क्लास होती रहेगी तो हर दिन जो है आप मुझसे सवाल पूछते रहिएगा और मैं आपको जो है वो जवाब देता रहूंगा। रूपाली, ज्योग्राफी का बैच जो है वो मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको वो जो बैच है वो मेरा मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेरिडोटाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक होती है यार रविंद्र, एक इग्नियस रॉक होती है, वॉल्केनिज्म से बनती है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जियोलॉजी की क्लास थोड़ी है हम लोगों की। तो रूपाली, अगर आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा नवाजिश.खान, तो आपकी फीस जो है वो 10% कम हो जाएगी। चलो गाइस, कल मॉनसून में शुरू करूंगा रविंद्र, बाकी के क्वेश्चंस कल, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस कल हम लोग देखेंगे। चलो, कल मुलाकात होती है आप लोगों से और कल हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।